एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर कानून। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 1793 का चार्टर कानून, जो कि उसमें एक प्रावधान था कि अगले 20 साल बाद फिर से एक चार्टर एक्ट आएगा। तो उसके बाद ये 20 साल बाद 1813 का चार्टर कानून। तो इसका सबसे पहले जानेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है 1813 के चार्टर कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यापार के नियमों को बदलना और सामाजिक और शिक्षा संबंधी सुधारों को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले था इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार के नियमों को बदलना। व्यापार के नियमों को बदलना, सामाजिक व शिक्षा संबंधी सुधार को बढ़ावा देना था। देखो, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार के नियमों को बदलना और सामाजिक व शिक्षा संबंधी सुधार को बढ़ावा देना। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना और उसके व्यापार के नियमों को बदलना और सामाजिक और शिक्षा संबंधी सुधारों को बढ़ावा देना, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था। तो इसमें कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका मुख्य प्रावधान क्या है। तो सबसे पहला मुख्य प्रावधान ये है कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। देखो, सबसे पहले क्या था, इसके पहले क्या था कि कानून में भारत में कंपनी की व्यापार एकाधिकार, पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। इसके पहले जो मुख्य प्रावधान था कि 20 साल तक कंपनी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो मतलब भारत में व्यापार कर सकता है और अन्य कोई भी ब्रिटिश व्यापार नहीं कर सकता। अन्य कोई भी ब्रिटिश व्यापार यहाँ पे कोई भी सामान बेच नहीं सकता जब तक कि वो व्यापार कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पहले ये था। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ, 1813 के बाद ये हुआ, इस एक्ट को जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी अन्य ब्रिटिश व्यापारी यहाँ पे मतलब कोई भी सामान बेच सकता है और बिना ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लिए। ये अब सबको अधिकार प्राप्त हो गया। अब कोई कोई ब्रिटिश व्यापारी भी यहाँ पे व्यापार कर सकता है भारत में। कोई ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यही है। और लेकिन हाँ, इसमें एक बात और है कि लेकिन कुछ चीजों के लिए बरकरार मतलब एकाधिकार प्राप्त हुआ, मतलब रह ही गया। जो जैसे चाय और चीन के व्यापार पर जो था, चाय व चीन, जो चाय और व चीन के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा गया। यानी कि जैसे कि हालांकि जो भी व्यापार था वो अब हर ब्रिटिश व्यापारी को मतलब वो अधिकार प्राप्त हो गया कि अब वो भारत में व्यापार कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि लेकिन एक मतलब इसमें ये था कि जैसे चीन और ये चाय, जैसे कोई व्यक्ति चाय बेचना चाहता है भारत में, तो चाय बेचना चाहता है तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से
अनुमति लेनी होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनीज के माध्यम से चाय को बेच सकता है। और चीन से कोई भी सामान आता है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही आता है। तो इसमें चाय और चीन के लिए बरकरार एकाधिकार बरकरार रखा गया और बाकी जो भी व्यापार थे उसके लिए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकता था। तो आई होप आपको ये प्रावधान समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रावधान देखते हैं कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। देखो इसमें क्या था कि भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर, इसमें जो ये है कि भारत में जो भी शासन चला जाएगा वो ब्रिटेन के राजा के तहत ही होगा। इसमें जो एक ब्रिटेन के राजा को एक सुप्रीम पावर की जो है ये इनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। सुप्रीम पावर भारत ब्रिटेन के राजा को ये इम्पोर्टेंस दिया गया है सुप्रीम पावर का कि भारत में जो भी शासन होगा वो ब्रिटेन के राजा के तहत ही होगा। हालांकि वो भारत में काम कर रहा है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था तो भले वो भारत में ही काम कर रहा है, लेकिन वो किसके तहत होगा? ब्रिटेन के राजा के तहत होगा। किसके तहत? ब्रिटेन के राजा के तहत। तो इसमें क्या है, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। ब्रिटेन की राजा की प्रभुता जो सुप्रीम पावर है ब्रिटेन के राजा की, वो इनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। सुप्रीम पावर मतलब भारत में जो भी शासन होगा वो ब्रिटेन के राजा के तहत होगा, ब्रिटेन के राजा के तहत होगा, भले ही वो भारत में काम कर रहा हो। तो दूसरा प्रावधान यही था। अब तीसरा प्रावधान क्या है? इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर, ये थोड़ा सा मिट गया है, भारत आकर, देखो इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। देखो इसके पहले क्या था, जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में काम तो करते थे लेकिन इनको उतना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी कि ये धर्म का प्रचार कर सके। यहाँ पे आकर वो सिर्फ काम करते थे लेकिन धर्म का प्रचार नहीं करते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद 1813 चार्टर कानून के बाद क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी को यह कानूनी रूप से मंजूरी दे दी गई कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कोई इंग्लैंड का ईसाई मिशनरी यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे इंडिया में आकर क्या सबको ईसाई धर्म के बारे में सिखा रहा है और ईसाई धर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आकर उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई कि आप मतलब इंडिया में जाकर कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ईसाई धर्म का। उसको ईसाई धर्म को मतलब समझाएगा, सिखाएगा और उसको ईसाई बनाने की कोशिश करेगा। इसको ये कानूनी रूप से मंजूरी दी गई ईसाई मिशनरियों को, कोई भी यहाँ पे आके उसको वो सिखा सकता है ईसाई धर्म। तो इस तीसरा प्रावधान यही था। अब चौथा क्या है? इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। देखो भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। तो इसके पहले क्या था कि पारंपरिक शिक्षा लोगों को ज्यादा दिया जाता था, जैसे वेद धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथ वेद इसके बारे में दिया जाता था। संस्कृत हो गया, वेद धर्म, इस पारंपरिक शिक्षा लोगों को ज्यादा ज्ञात थी। लेकिन इस एक्ट में क्या पश्चिमी शिक्षा जैसे कि साइंस हो गया, मैथ और इंग्लिश, ये सब सिखाने की कोशिश की गई। ये सबको मतलब इसके लिए बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी शिक्षा सीखने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया गया कि ये सब सीखें और मतलब कि इन सबका भी ये ज्ञात हो लोगों को। इस एक्ट में इस एक्ट में यही पश्चिमी शिक्षा लोगों को सिखाने की जागरूकता दी गई, जागरूकता फैलाई गई कि अब मतलब कोई भी साइंस इंग्लिश मैथ पढ़ सकेगा। इस एक्ट के तहत 1813 के एक्ट के तहत ये प्रावधान दिया गया कि क्या है, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार, मतलब वो पश्चिमी शिक्षा यानी कि इंग्लिश मैथ और
इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब का प्रचार प्रसार करेंगे और स्कूल खोलेंगे जैसे कि, और उनके लिए सरकार ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। पैसा इकट्ठा शुरू करना मतलब पैसा इकट्ठा किया कि ताकि मतलब वहाँ पे स्कूल कॉलेज खुल सके। स्कूल कॉलेज खुलेगा तब लोग वहाँ पे जाएंगे, पढ़ेंगे, तभी तो जानेंगे ना। तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना स्टार्ट कर दिया। 1 लाख रुपए खर्च करना उसको जरूरी हो गया भारतीय शिक्षा पर। तब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए देता था पढ़ने के लिए यहाँ पे। इसमें ये चौथा प्रावधान था। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करना जरूरी हो गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसके लिए मतलब जब पैसा धन की व्यवस्था करेगा तो स्कूल कॉलेज खोलेगा। जब स्कूल कॉलेज खोलेगा तो लोग वहाँ पे जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसके लिए पैसा भी देने लगा। मतलब 1 लाख रुपए उसको खर्च करना मतलब जरूरी हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शिक्षा पर। तो ये था चौथा प्रावधान। ये क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1 लाख रुपए किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए खर्च करना जरूरी हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा प्रावधान क्या था? इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने यानी कि टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया। देखो ये जो इस एक्ट के बाद, जैसे कि 1813 चार्टर कानून के बाद क्या हुआ? इसके पहले जो था स्थानीय सरकार, जैसे कि उसके राज्य और शहर की सरकार को मतलब जिससे स्थानीय सरकार मतलब उसके राज्य और शहर की सरकार। तो पहले क्या था, जो कर लगता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही मतलब लेती थी सबसे कर। तो अब क्या हुआ कि उसके जो जहाँ पे जिस क्षेत्र में काम हो रहा है वहाँ के स्थानीय सरकार अब व्यक्तियों से कर लेगी। अगर जो व्यक्ति कर नहीं देगा तो उसको मतलब उसको दंड दिया जाएगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस एक्ट में यही हुआ, इस एक्ट के तहत यही हुआ कि स्थानीय सरकार, जैसे कि भारत की स्थानीय सरकार यानी कि जो भी उस राज्य या शहर के जो भी सरकार होंगे वो व्यक्तियों से, जैसे कोई भी वो काम करवा रहा है तो वहाँ पे वो जो सरकार होती है वो व्यक्तियों से सीधी तरीके से टैक्स ले सकती थी। पहले स्थानीय सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं था सीधी तरीके से, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। वो उसको किसको प्राप्त थी अधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त थी। लेकिन अब स्थानीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि व्यक्तियों से वो सीधे तरीके से कर ले सकता है, टैक्स ले सकता है। ये अधिकार प्राप्त हो गया किस एक्ट के तहत? 1813 एक्ट के तहत, 1813 चार्टर एक्ट के तहत, 1813 चार्टर कानून के तहत। तो ये पांचवा प्रावधान था कि स्थानीय सरकार अब व्यक्तियों से सीधे तरीके से कर ले सकते हैं। तो रिवीजन के लिए समझे तो पहला था कि भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो भारत में कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था पहले उसको एकाधिकार प्राप्त था कि अब वो 20 साल तक मतलब यहाँ पे व्यापार करेगा। उसके तहत कोई भी ब्रिटिश व्यापारी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी यहाँ पे व्यापार कर सकता है। और लेकिन इसमें कुछ बातें भी थी, जैसे चीन व चाय के लिए एकाधिकार को मतलब इसको बरकरार रखा गया। जैसे चीन और चाय, जैसे चीन से कोई सामान आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आता है, और चाय कोई बेचना चाहता है कोई भी ब्रिटिश व्यापारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बेच सकेगा। तो इसमें ये था पहला प्रावधान। दूसरा था कि इस कानून के भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को, यानी कि राजा की सुप्रीम पावर, इसमें राजा की सुप्रीम पावर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि भारत में जो भी
जो भी यहाँ का शासन है वो ब्रिटेन के राजा के तहत होगा, ब्रिटेन के राजा के तहत होगा, भले वो भारत में काम कर रहा हो। तो ये दूसरा प्रावधान था। तीसरा क्या था कि इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को, यानी कि अब कोई भी ईसाई मिशनरी यहाँ पे आके काम भी कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है और उसको ईसाई धर्म के बारे में सिखाएगा। ये था। और चौथा था इस कानून ब्रिटिश इलाकों में, यानी कि अब क्या हुआ कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथ, इसका प्रचार प्रसार किया गया है और शिक्षा संबंधी सुधार को बढ़ावा दिया गया इस एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत शिक्षा संबंधी सुधारों को बढ़ावा दिया गया था? तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपए खर्च करना भी शुरू कर दिया भारतीय शिक्षा पर। तो ये चौथा प्रावधान था। और पांचवा प्रावधान था स्थानीय सरकार, यानी कि राज्य व शहर की सरकार, यानी कि राज्य और शहर की सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया, यानी कि टैक्स लगाने के लिए। पहले क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो टैक्स लेती थी, लेकिन अब इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब स्थानीय सरकार, जो भी उस राज्य या शहर की सरकार होंगी, उनको व्यक्तियों से सीधे तरीके से वो कर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को चार्टर एक्ट 1813 के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें गलती होता है, गलती तो किसी से भी हो सकता है, अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कहीं गलत भी हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा।